प्रश्न की जहाँ तक बात है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रश्न पूछता है वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ा सा एथेंटिक रहता है, वो तार्किक पूछता है। अच्छा। और अभी तक जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पूछ रहा था यहाँ 2016 तक, तो रटा रटाया प्रश्न अच्छा। जो पूर्व में चला आ रहा है उसी से 10-12 क्वेश्चन बदल करके नया दे करके और रटा रटाया, जबकि लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में 30 क्वेश्चन तो जीएस के रहते थे और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते थे और उसमें माइनस मार्किंग था, इसमें माइनस मार्किंग नहीं। तो इस तरीके से डिफरेंट तो बहुत है, अंतर बहुत है। उसी अंतर के साथ अपने को साध करके अपना उद्देश्य साधना है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, कहीं भी किसी प्रकार की परीक्षा हिंदी से संबंधित हो, राजस्थान हो और बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी परीक्षा हो, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना साहित्य का विकास, ये सब 4-5 बुक तो ऐसी हैं जो जिसके बगैर आपकी नींव ही नहीं तैयार होगी। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के क्रम में आज मैं हूं परमानंद पाठक जी के पास। अभी सिविल का मैं साक्षात्कार ले रहा था, सिविल के छात्रों का, तो एक चीज़ प्लान बी की मैं चर्चा उनसे कर रहा था। तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि प्लान बी लेकर चलना चाहिए। हमारे साथ परमानंद पाठक जी हैं। आपका चयन हुआ है एलटी ग्रेड में, अभी लोक सेवा आयोग से भी रिजल्ट निकला है। इसके पहले भी आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से पहले से चयनित हैं, गाज़ियाबाद में आप नौकरी कर रहे हैं। तो मैं इनसे चर्चा करता हूं कि आखिर इनका क्या रहा है, आप प्लान बी पर हैं कि प्लान ए पर हैं, पहले इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्या क्या इन्होंने किया है, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, शिक्षक बनना है तो पूरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सब जानने की कोशिश करता हूँ। ढेर सारी शुभकामना आपको पाठक। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो ये बताएं, अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आप अपने बताएं। मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि हाई स्कूल, इंटर और बीए, फिर एमए, फिर एमएड, फिर पीएचडी अभी अवार्ड हुई है। इसी बहुत लंबा सफ़र है आपका शैक्षणिक। एक चीज़ ये बताएं कि हिंदी के आप हैं, हिंदी का प्रवक्ता बनने के लिए या एलटी ग्रेड का अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षित स्नातक, इसकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? प्रशिक्षित स्नातक में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो अर्हता है उसमें इंटर में संस्कृत होना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन वहीं एलटी ग्रेड का अगर आपको शिक्षक बनना है, एलटी ग्रेड में अगर आपको शिक्षक बनना है तो वहाँ पे सबसे बड़ी अर्हता है कि इंटर में आपको हिंदी और संस्कृत दोनों साथ साथ होना चाहिए, कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए। उसके बाद बीए में भी आपकी संस्कृत होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए। जहाँ आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है तो उसमें केवल बीए में संस्कृत और हिंदी होनी चाहिए, इंटर में कोई ज़रूरी नहीं है। ये बताइए, शुरू में ही मास्टर बनने की आपने ठान लिया था कि इसके पहले और भी परीक्षाओं की तैयारी आपने किया था? ऐसा नहीं है, शुरू में उद्देश्य ऐसा नहीं था, लेकिन जब मरता क्या न करता, जब कुछ नहीं मिलता है जब कुछ नहीं मिलता है तो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उस उद्देश्य के साथ मैं भी अपने को चेंज किया और चेंज करके फिर धीरे धीरे इस तरफ अग्रसरित हुआ। परिणाम ये हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 से चयनित भी हूँ और 2018 में मैंने एलटी ग्रेड की परीक्षा दी थी। उसका परिणाम आया भी था 2020 में, लेकिन मेरा 1 नंबर से नहीं हो पाया था। आज वेटिंग लिस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया है जिसमें मैं सफल घोषित किया गया हूँ। ये बताइए, आपने 2010, 2011, 2013, 2016 4 परीक्षा आपने पहले दी है। पहले ये बताइए, ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड और इसमें लोक सेवा में आयोग में, इन दोनों में प्रश्नों में प्रकृति में क्या अंतर?
प्रश्न की जहाँ तक बात है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रश्न पूछता है वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ा सा एथेंटिक रहता है, वो तार्किक पूछता है। और अभी तक जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पूछ रहा था यहाँ 2016 तक, तो रटा रटाया प्रश्न जो पूर्व में चला आ रहा है उसी से 10-12 क्वेश्चन बदल करके नया दे करके और रटा रटाया, जबकि लोक सेवा आयोग के प्रश्नों में 30 क्वेश्चन तो जीएस के रहते थे और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते थे और उसमें माइनस मार्किंग था, इसमें माइनस मार्किंग नहीं। तो इस तरीके से डिफरेंट तो बहुत है, अंतर बहुत है। उसी अंतर के साथ अपने को साध करके अपना उद्देश्य साधना है। पाठक जी का कहना है कि अगर फ्री बैटिंग करना हो तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है। हालांकि प्रश्नों में अंतर है, वहाँ थोड़ा टिपिकल है, जीएस पोर्शन थोड़ा हटक कर दिया गया। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाइए, ये बताइए कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी लाइफ में? कोचिंग का क्या महत्व आप मानते हैं कि लेना चाहिए लोगों को कि नहीं लेना चाहिए? आज के युग में तो लोग कोचिंग पे ही डिपेंड हैं। अपने पास एक किताब भी नहीं है। आपके पास थी कि नहीं? मेरे पास तो 3 बोरी किताब यहाँ ले आया हूँ इलाहाबाद की, 2 बोरी गाजियाबाद ले गया हूँ। तो मेरे पास तो किताबों का शुरू से ही किताबें थी। मैं बीए में था तभी से जो सब्जेक्ट चल रहे थे उनकी सारी किताबें मैं लेकर तभी पढ़ता था। अच्छा, कोचिंग आपने किया है? कोचिंग में बहुत पहले किया था, 1-2 महीना पढ़ा था। टीजीटी की कोचिंग किया था? टीजीटी थी वो। टीजीटी एक गुरुजी शुरू में किए तो कहे कि चले आइए 2-4 लोग, शुरू हो जाए फिर मत आइएगा। लेकिन जब पढ़ने लगे तो हम कहे चलो क्या होगा, पढ़ लिया जाए। तो गए थे। मतलब सेल्फ स्टडी ही मेन महत्व होता है आपका कहने में? लगभग मैं सेल्फ स्टडी ही किया हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अब मतलब की बात, हिंदी की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक आपने फॉलो किया, उसके बारे में ज़रा बताइए। जहाँ तक हिंदी की तैयारी की बात है तो हिंदी की तैयारी के लिए 2-3 बुक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये दोनों में काम करेगा आप? ये यहाँ एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, कहीं भी किसी प्रकार की परीक्षा हिंदी से संबंधित हो, राजस्थान हो और बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी परीक्षा हो, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना साहित्य का विकास, ये सब 4-5 बुक तो ऐसी हैं जो जिसके बगैर आपकी नींव ही नहीं तैयार होगी। इनका अध्ययन करना तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको साहित्य के क्षेत्र में परीक्षा देनी है तो। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आप मॉक टेस्ट के लिए क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया था या आपने खुद ही तैयारी किया? जी, मैंने कोई कोचिंग मॉक टेस्ट के लिए नहीं किया था। मैं अपने कमरे में ही कहीं से नोट्स वगैरह नहीं मंगवाया? नहीं, कहीं से कुछ नोट, मैं खुद लिखता था, इसे लिखता जाता था। नोट्स तो आज तक बनाया ही नहीं। वही रफ नोट्स है, वही सब, वही रफ अभी भी रखा है मेरे पास सब, तो वही है। बस केवल मैं ये करता था कि जो सॉल्व पेपर हैं, सॉल्व पेपर में सॉल्व करता था। अच्छा। और पढ़ता था। अच्छा, जब पहले के क्वेश्चन पेपर जितने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन 10 से लेकर 16 तक, चूँकि आप बता रहे हैं अब प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है, तो क्या उसको सॉल्व करना ठीक है कि नए सिरे से तैयारी करें? जी, सॉल्व पेपर में तो वही प्रश्न पत्र रहते हैं। सॉल्व पेपर में वही प्रश्न पत्र आते हैं। उसमें से कमियां भी मिल जाती है कि मैंने कमी कहाँ की। अगर वो प्रश्न पत्र आपके पास है तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, उसको रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जीआईसी के बन चुके हैं, एलटी ग्रेड में लोक सेवा आयोग से चयन हुआ है, तो क्या इसको ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे? अब देखिए, अभी तो मूड है ज्वाइन करने का, आगे देखिए क्या होता है। क्या दिक्कत है वहाँ पे माध्यमिक में? आप गाजियाबाद में दूरी की वजह से कि और कोई बात है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर भी है और अपनी तरफ आ जाएंगे तो ठीक ही रहेगा। अच्छा। और सरकारी का भी चक्कर है। हाँ, थोड़ा प्रबंधकीय व्यवस्था, थोड़ा सा अगर सिस्टम आपको बन गया तो ठीक है, नहीं परेशान हो जाए। नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ये बताइए कि जो परीक्षा हाल में स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, बहुत कुछ आपको आता हो, बहुत आप पढ़ते हो, लेकिन आपने एक सटीक तैयारी नहीं किया। चूँकि तैयारी आजकल होती है, एक स्मार्ट तैयारी होती है, एक तैयारी होती खाली पढ़ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव तैयारी थोड़ा अलग होती है। तो आपने उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया? उसके लिए तैयारी चाहे जैसी हो, लेकिन
किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए परीक्षा पीरियड में। अगर आप पेपर से डर गए तो तैयारी भी होगी तो फिर समस्या हो जाएगी। और भी किताब नहीं बताया, खाली एक ही किताब पे आप सीमित रह गए। नहीं, मैंने बताया तो रामचंद्र तिवारी का हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का संवेदना साहित्य का इतिहास, और गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे का एक किताब है वस्तुनिष्ठ इतिहास, पुनीत राय की किताब है। देखिए अब आप बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो आप जब आप पूछ रहे हैं तो हम हैं। नहीं, एक लिमिटेड बताइए कि जितने में सिलेक्शन हो जाए। देखिए किताबें तो बहुत, ये सब लिमिट वाली ही हैं। बाकी तो चुटपुट बहुत किताबें हैं मार्केट में। और जहाँ तक संस्कृत का अध्ययन, चूँकि संस्कृत जरूरी है इसमें, दोनों का आता है, तो संस्कृत में एक संस्कृत साहित्य का इतिहास आता, संक्षिप्त इतिहास कपिल देव द्विवेदी की। वो किताब पढ़नी चाहिए, जिसमें कालिदास हैं, बाण भट्ट हैं और सब हैं, उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। अच्छा, परीक्षा हाल में एक भी स्पेशल टेक्निक होती है, क्योंकि वो अगर आपको नहीं आती हो, जैसे तो आप बहुत कुछ पढ़ के जाएं गोड़ देंगे कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को प्रश्न पूरा आंसर चारों ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हैं, दो पे अगर उनके मतलब को भेटा गया तो उसके बाद आगे बढ़ते ही नहीं हैं। वहाँ क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, प्रश्न की कई प्रकृति होती है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि आप देखते ही टिक कर देंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आप आता हुआ प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या होगा। जैसे वर्तनी मिस्टेक है हिंदी साहित्य में या हिंदी सब्जेक्ट में, वर्तनी मिस्टेक है। वर्तनी मिस्टेक कहीं अगर आप शुद्ध बोल नहीं सकते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे वर्तनी का आ जाता है तो उसे कहीं कहीं तो बोल करके चिड़िया तो बोल करके भी देखना पड़ता है। और जब परीक्षा हाल में आप बैठिए तो मेरा तो ये मानना है कि चारों पहले पूरा प्रश्न पढ़िए, पूरा प्रश्न पढ़ करके चारों विकल्प पढ़िए, चारों विकल्प पढ़ करके एक दो विकल्प पे पहले आप सही हो लीजिए, उसमें से फिर आप देखिए कि अब कौन है। आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो चारों विकल्प पढ़ करके दो विकल्प में एक का चयन करके आप मार दीजिए, जहाँ तक होगा कि वो सही होगा। अच्छा, जो पेपर सॉल्व ये आंसर शीट जो आपकी होती है, जब सॉल्व की जाती है तो उसमें तरीका होता है। पहले एक पूरा सॉल्व करते नहीं चलेंगे, पहले जो प्रोबेबिलिटी आपकी बनती हो 100% आप श्योर हो, उसको सॉल्व किया जाता है। उसके बारे में ज़रा बताइए। जैसे पेपर जो सॉल्व किया जाता है, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि पेपर पूरा पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। सॉल्व करने का तरीका बताइए, वो स्पेशल टेक्निक होती है। पेपर पूरा पहले मिलते ही पेपर एक सरसरी निगाह से देख लेनी चाहिए कि आगे से आ रहा है कि पीछे से आ रहा। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि पहला प्रश्न ही ऐसा आ जाता है कि मूड एकदम खराब हो जाता है। पहला प्रश्न देखते ही अरे बाप रे अब तो हम गए। आजकल इसी तरह का पेपर बनाया भी जा रहा है, मूड खराब करने वाला। तो हम तो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो दो एक क्वेश्चन होता हो सकता है वो पहले पेज पे ही आपके रखा हो, पीछे वाला और सरल हो एकदम, तो पलट लेना चाहिए उसे। जैसा मेरा जो मानना है उसको आप पलट लीजिए, पीछे से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके मस्तिष्क के अनुसार पीछे वाला प्रश्न सब आपको आ रहा हो, एक दो प्रश्न आगे ना आ रहा हो, तो आपका झल्लाहट जो होगा वो दूर हो जाएगा और आपका समय बचेगा, दिमाग भी सही रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। ABCD जो 4 कापियाँ होती हैं, किसकी किस्मत में पहले कैसा क्वेश्चन आ जाए वहीं से भी मूड सबका डिसाइड हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं दिमाग ख़राब करने वाले क्वेश्चन। मैंने पहले परीक्षा दिया है, उसके बारे में क्या कहना है आपके मुंह से लोग सुनना चाहेंगे। जैसे ABCD कोई भी प्रश्न, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं मेरे पेज पे पहले पेज पे मान लीजिए कोई दूसरा प्रश्न है, B वाले सीरीज में वही पेज बीच से है, C वाले बीच में तीसरे पेज से है। तो इस तरह यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले पेज पे हो सकता है कि बहुत गलत क्वेश्चन हो, आपको ना आ रहा हो, 1 2 4 6 10 क्वेश्चन ना आ रहा हो। तो 10 क्वेश्चन ना आने का मतलब ये नहीं कि आपको वो क्वेश्चन अंत तक नहीं आएगा, वो आएगा। बट जब आप पीछे से शुरू करेंगे, करते चले आएंगे, 100 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 90 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो जब कर लेंगे तो हौसला भी बुलंद हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन कर लेना बहुत मान्य होता है। 100 क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आप जब इधर आएंगे तब तक आपको कुछ समय भी बचा रहेगा और उस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, लेकिन पहले से ही अगर दिमाग आप खराब कर लेंगे तो पेपर खराब हो जाएगा।
देखिए इस समय पाठक जी प्लान बी पर आपने है, प्लान ए आपका फेल हो चुका है, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिविल की तैयारी आपने भी किया, आप भी बता रहे हैं 2 बोरा किताब आपके पास थी, इसलिए केवल टीचिंग ही नहीं रहा, ये प्लान बी था इनका। इसलिए आज के जितने प्रतियोगी हैं सबको ज़रूरत है कि प्लान बी भी लेकर चलें, प्लान ए पर रहिए, खूब तैयारी कीजिए। आप एक मैसेज कन्वे कर दीजिए पाठक जी, जितने लोग एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, हिंदी ग्रेट टीचर बनना चाहते हैं, उनके बारे में ज़रा आप उनको एक मैसेज कन्वे कर दीजिए, वो कैसे तैयारी शुरू करें और कब से तैयारी शुरू करें। मेरा तो ये मानना है लगभग सभी प्रतियोगी छात्रों से कि केवल कोचिंग के भरोसे, केवल लाइब्रेरी के भरोसे रहने मात्र से ही तैयारी नहीं होती है और केवल घोर के वो नहीं पिला देते हैं। स्वयं स्टडी करिए, 2-4 घंटा कम से कम अपने कमरे में कुर्सी मेज़ पे दीजिए। ना कुर्सी मेज़ पे बैठ पाइए तो अपने तख़्त पे ही बैठ करके 2-4 घंटे अपने पे मेहनत कीजिए। और केवल कोचिंग मात्र से या लाइब्रेरी अटेंड करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो पढ़ता है उसको बहुत कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत करेंगे आप तो सब कुछ मिलेगा। और जहाँ तक ए और बी प्लान का है तो फ्यूचर बहुत बड़ा है। केवल एक उद्देश्य लेकर के चलना ये अच्छा नहीं होगा। उद्देश्य अगर आपका सफल नहीं हो रहा कहीं तो मंजिलें मोड़ देनी चाहिए, रास्ते मोड़ देने चाहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगा। ढेर सारी शुभकामना पाठक जी आपको। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जैसा कि पाठक जी ने ये कहा कि आज के समय में फ्रस्ट्रेट ना हो, प्लान बी अवश्य रखें, प्लान ए में सफल ना हो, जिहादी की तरह तैयारी करें, अब नहीं तो वही जीवन ख़त्म। ये कुछ है किसका यही जीवन, आप तो हिंदी के हैं। कुछ हमने कहीं कविता सुना था कि बिना कुछ जय जयकार नहीं होती। हाँ नहीं, जीवन यही ख़त्म नहीं होता है। कुछ कर किसी की थी, आपको याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा वो मुझे। जीवन में और भी बहुत कुछ करने के लिए है। चलिए अगली जगह बात करेंगे, तो कविता मेरे दिमाग में भी नोट कर ले रहा हूँ, उसको अगली जगह बोल दूंगा मैं। ढेर सारी शुभकामना पाठक जी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद सर, धन्यवाद।